तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्लानिंग इंजीनियर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो हमारे प्लानिंग इंजीनियर्स होते हैं साइट पर या ऑफिसेज में, इनकी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले मैंने एक वीडियो और शूट किया है जिसका टॉपिक का नाम था हाउ टू बिकम अ प्लानिंग इंजीनियर। तो दोस्तों, आप उस वीडियो को भी जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो एक दूसरे से बहुत ही लिंक्ड है और आपको प्लानिंग करियर में अपने आप को सेटल करने में काफी हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। इसका जो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लानिंग इंजीनियर, वो होता है टू प्लान अ प्रोजेक्ट। दोस्तों, जैसे कि इसका नाम ही है टू प्लान अ प्रोजेक्ट, एक आदमी जो प्रोजेक्ट प्लान करता है वो प्लानिंग इंजीनियर होता है। ठीक है, तो उस इसके अंदर प्लान अ प्रोजेक्ट के अंदर हमारी दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट इज टाइम एंड सेकंड इज मनी। देखिए, तो हमने जैसे यहाँ लिखा हुआ है, प्लानिंग इंजीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। उसका ये दायित्व है कि वो जो भी काम उसको असाइन किया हुआ है वो विद इन टाइम फ्रेम में उसको कंप्लीट करे। एंड सेकंड, टू कंप्लीट द वर्क विद इन बजट। और उसका दूसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जो भी काम उसको असाइन किया हुआ है और किसी एक एक्स अमाउंट पर असाइन किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी प्रोजेक्ट आपको 1 करोड़ रुपए में असाइन किया हुआ है तो प्लानिंग इंजीनियर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस प्रोजेक्ट को 1 करोड़ के अंदर ही कंप्लीट करवाना है। ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 होता है। चलते हैं अपने स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 जो आता है हमारा, दैट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लानिंग इंजीनियर इज शेड्यूलिंग ऑफ वर्क। दोस्तों, शेड्यूलिंग का मतलब होता है किसी भी काम का समय निर्धारित करना। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको कि जैसे हम साइट्स पे होते हैं तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारी स्लैब साइकिल 15 डेज में आएगी। उसके बाद हमारा ब्रेकर स्टार्ट होगा, प्लास्टर स्टार्ट होगा। तो हमें उसको डे 1 से उस जो हमारा काम है उसको समय पर निर्धारित करना है, उसको शेड्यूल करना है। ठीक है। सेकंड आता है इसके अंदर ट्रैकिंग ऑफ प्रोजेक्ट। जो आपने शेड्यूल किया है उसको ट्रैक करना भी प्लानिंग इंजीनियर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये हम ट्रैक करते हैं मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पे एंड ईयरली बेसिस पे। ठीक है। अच्छा, इसको ट्रैक करने के लिए जो हमारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, इसमें 3 मेजरली सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। फर्स्ट इज एमएस एक्सेल, सेकंड इज एमएसपी एंड थर्ड इज प्राइमवेरा। इसमें जो दो दो कोर सॉफ्टवेयर होते हैं वो एमएसपी एंड प्राइमवेरा कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, एमएस एक्सेल इतना ज्यादा कोर नहीं होता है। एंड थर्ड इज मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। प्लानिंग इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोजेक्ट को मॉनिटर भी करना कि वो ऑन टाइम चल रहा है या नहीं चल रहा है। उसकी मॉनिटरिंग ईच एंड एवरीथिंग, उसकी 0 से लेकर 100 तक एक्टिविटीज की सारी मॉनिटरिंग करना एक प्लानिंग इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा शेड्यूलिंग ऑफ प्रोजेक्ट। थर्ड है हमारा बजटिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बजटिंग भी हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लानिंग इंजीनियर का। तो बजटिंग में भी काफी बड़ा स्कोप होता है प्लानिंग इंजीनियर का। तो इसमें उसका काम क्या होता है, प्रोजेक्टेड कॉस्ट टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट ओवर अ टाइम। दोस्तों, बजट का मतलब होता है, किसी भी प्रोजेक्ट का बजट बनाने का मतलब है कि आपको उस प्रोजेक्ट का कॉस्ट निकालनी है टू कंप्लीट, उसको कंप्लीट करने के लिए कितना पैसा उसमें लगेगा। ठीक है, ये उसका काम होता है। तो बजट निकालना भी प्लानिंग इंजीनियर का बहुत मेजर रोलों में से एक है। इसके अंदर हमारे कैश फ्लोज आते हैं कि हमारा मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली कितना पैसा लगने वाला है। और ये प्लानिंग इंजीनियर निकालने के बाद अपने मैनेजमेंट को सबमिट करता है कि हमें स्टेप बाय स्टेप इस प्रोजेक्ट में इतना पैसा लगाना है। ठीक है। देन ट्रैकिंग ऑफ बजट। दोस्तों, जैसे हम शेड्यूल की ट्रैकिंग करते हैं वैसे ही ट्रैकिंग ऑफ बजट भी करते हैं, क्योंकि हमें बीच बीच में भी पता लगाना होता है कि हमारा प्रोजेक्ट ओवर बजट है या अंडर बजट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी प्रोजेक्ट को किसी टास्क को करने के लिए हमें 100 रुपए दिए गए हैं और हम उसको ट्रैक करने का पता लगाते हैं कि हमने वो 105 रुपए में कंप्लीट किया, इसका मतलब हमने उसको 5 रुपए ओवर बजट किया। ठीक है। और यही अगर हमने उसको 95 रुपीज में कंप्लीट कर दिया तो हमने उसको 5 रुपए अंडर बजट में कंप्लीट किया। तो प्रोजेक्ट अंडर बजट है या ओवर बजट है उसको ट्रैक करना भी प्लानिंग इंजीनियर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देन सीओसी, सीओसी इज कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन निकालना प्लानिंग इंजीनियर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। देन ईएसी, ईएसी स्टैंड्स फॉर एस्टिमेट एट कंप्लीशन। ईएसी को हम सीटीसी भी बोलते हैं, कॉस्ट टू कंप्लीट। तो कॉस्ट टू कंप्लीट अपने आप में ही एक वर्ड आपको बता ही रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि
किसी भी काम को करने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, बैलेंस काम को करने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, वो कॉस्ट टू कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर उसके अंदर होता है एक्चुअल वर्क डन वैल्यूज। तो हमारा क्या क्या हमारा एक्चुअल काम हुआ है, उसमें कितना पैसा लगा है, और उस काम को करने के लिए हमने कितना पैसा प्लान किया था। तो दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो हमने कितना पैसा प्लान किया था उस प्रोजेक्ट को करने के लिए, उस काम को करने के लिए, और कितने में हमारा वो काम हुआ है। तो एक्चुअल कॉस्ट भी निकालना प्लानिंग वाले की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, ये काम हम मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली भी करते हैं। तो ये सारी चीजें प्लानिंग इंजीनियर्स के पास में होती हैं, और वो सारी चीजें कॉस्टिंग का पूरा पार्ट प्लानिंग इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है साइट प्रेमिसेस के अंदर या फिर हेड ऑफिस के अंदर, अगर वो किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने स्टेप नंबर 4 पर। स्टेप नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज मटेरियल मैनेजमेंट। तो मटेरियल मैनेजमेंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। रीजन बीइंग, क्योंकि अगर आपकी साइट पर कुछ काम हो रहा है तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस साइट पर मटेरियल पहुंचना और विद इन टाइम फ्रेम पहुंचना। क्योंकि अगर आपका मटेरियल टाइम से नहीं पहुंचेगा, टाइम से पहले नहीं पहुंचेगा, तो जो भी मैन पावर काम कर रही है वो काम करेगी क्या। तो बीइंग अ प्लानर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस पूरी साइट प्रेमिसेस के अंदर जो भी काम हो रहा है, उस काम की वैल्यू को कैलकुलेट करना, और उस काम में कितना मटेरियल लगना है उस मटेरियल को प्लान करना, कि हमारा फॉर एग्जांपल हमारा जनवरी मंथ में एक एक्स क्वांटिटी ऑफ मटेरियल लगेगा। तो उस पूरे मटेरियल मैनेजमेंट में मटेरियल को निकालना, कैलकुलेट करना, और आपको अपनी परचेस टीम को सबमिट करना along with डिलीवरी शेड्यूल। आप डिलीवरी शेड्यूल दे सकते हैं उसको वीकली बेसिस पे, कि हमें ये सामान इस वीक में साइट पर चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मंथली रिक्वायरमेंट जैसे मैंने आपको बताया। इन्वेंट्री कंट्रोल, आपकी साइट पर जब कोई मटेरियल साइट प्रेमिसेस के अंदर आ जाता है परचेज डिपार्टमेंट के थ्रू, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका इन्वेंट्री भी पूरा आप अपने पास में रखें। आपको पता होना चाहिए कि साइट प्रेमिसेस के अंदर कौन सा सामान है और कौन सा सामान नहीं है। इससे आपकी कॉस्ट पर बहुत मेजरली इंपैक्ट आता है। ठीक है, थर्ड इज स्टॉक चेकिंग एट साइट। दोस्तों, जब भी आप कोई नई रिक्वायरमेंट रेज कर रहे हैं साइट पे से, तो आपको अपनी साइट का स्टॉक पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको इन्वेंटरी के बारे में बताया, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट है और आप उसको परचेज से मांग रहे हैं और वही सामान आपकी साइट में स्टॉक में हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो डबलिंग नहीं होनी चाहिए, इससे हमारी कॉस्ट ओवररन हो जाती है। ठीक है, ये सब करने के बाद आपका जो मेन काम बचता है वो बचता है फॉलोअप्स का एंड कोऑर्डिनेशन का। साइट प्रेमिसेस के अंदर सबसे ज्यादा जो काम कोऑर्डिनेशन फॉलोअप्स का है वो प्लानिंग इंजीनियर का है, क्योंकि प्लानिंग इंजीनियर एक ऐसी कड़ी होती है जो आपको साइट से और हेड ऑफिस से जो जोड़ के रखती है। तो बीइंग ए प्लानर आपको कोऑर्डिनेशन का काम आपके पास बहुत होता है, क्योंकि 0 से लेकर 100 तक हर चीज प्लानिंग इंजीनियर के थ्रू होके जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग होगा तभी आप प्लानिंग में बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो फॉलो अप और कोऑर्डिनेशन भी बहुत ही मेजर इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं प्लानिंग इंजीनियर की। नेक्स्ट हम आते हैं MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। दोस्तों, अभी जो हमने सीखा स्टेप 1 2 3 4 में, ये काम हमें करना है साइट प्रेमिसेस के अंदर। ठीक है, फिफ्थ है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो जो काम किया, चाहे वो कॉस्ट की कंपैरिजन में हो, चाहे वो शेड्यूलिंग की कंपैरिजन में हो, उसको मैनेजमेंट को सबमिट करना। मैनेजमेंट मतलब आपकी कंपनीज के सीईओज होंगे, वीपीज होंगे, आपके एमडीज हैं। आपको बताना है कि हमने इस साइट प्रेमिसेस के अंदर इस महीने ये काम किया है, इतने पैसे का किया है। जो भी साइट की चीजें हैं आपको मैनेजमेंट को बतानी होती हैं। दैट इज स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे आप मेरा फोटो देख रहे हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। तो ये डेटाबेस, ये एक ऐसा डेटाबेस होता है, ये हम होते हैं, क्योंकि आपके पास ही सारा डेटा है। देन आपको मैनेजमेंट को सबमिट करना है और इंफॉर्मेशन देनी है। तो ये एक चक्र होता है जो चलता रहता है। इंफॉर्मेशन साइट से मैनेजमेंट को देना और मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन साइट पर लेके आना। ठीक है, इसमें क्या होता है, वर्क रिपोर्ट्स, जो टारगेट्स वर्सेस एक्चुअल, हमने क्या काम टारगेट किया था और क्या हमने एक्चुअल किया है, ये मैनेजमेंट को बताना। सेकंड इज कॉस्ट रिपोर्ट्स, कि हमने कितना पैसा प्लान किया था एक काम को करने के लिए एक महीने में, और हमने उस महीने कितना पैसा खर्च किया। फॉर एग्जांपल, हमने 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना था अपने काम को करने के लिए और हमने 5.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया।
तो हम पता लगाएंगे कि उसमें कि हमने जो हमारा 50 लाख एक्स्ट्रा है वो ओवररन है या हमने ज्यादा काम किया है। अगर हमने ज्यादा काम किया है तो ठीक है, अगर वो कॉस्ट ओवररन है तो आपको मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा। ये चीजें हम वीकली, मंथली और क्वार्टरली बेसिस पे करते हैं, जो हम मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया काम का। इसके अलावा एक हिंड्रेंसेस रिपोर्ट होती है कि आपको साइट पर क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या आपकी अचीवमेंट्स हैं, क्या क्या आपकी फेलियर्स हैं और क्या क्या आपकी क्रिटिकल इश्यूज हैं। ये भी आपको बीइंग अ प्लानर आपके मैनेजमेंट को बताना है, आपके सीईओज को, वीपीज को, आपके एमडीज को आपको बताना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और लोग इसको रिपोर्ट करना भूल जाते हैं। ये नहीं करना है आपने। आपकी कोई भी साइट पर कोई भी हिंड्रेंस है, आप मैनेजमेंट को बताइए कि हमारी साइट पर ये इश्यूज हैं, ऑफिस में ये इश्यूज हैं, इसमें मुझे आपकी ये हेल्प चाहिए, हम इसको ऐसे शॉर्ट कर सकते हैं जिससे कि हमारा काम इफेक्ट नहीं होगा। मेन है इसका क्रिटिकल इश्यूज। आपके प्रोजेक्ट में जो भी क्रिटिकल इश्यूज हैं उसको आप हमेशा मैनेजमेंट के सामने लेके आइए, क्योंकि क्रिटिकल इश्यूज आर दोज इश्यूज जिसके डिले होने से प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। क्रिटिकल एक्टिविटीज भी वही होती हैं कि मेरी वो एक्टिविटीज जिनके डिले होने से मेरा पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। तो हमें जो भी क्रिटिकल इश्यूज हैं वो मैनेजमेंट को बताने हैं। ठीक है, तो ये हमारे स्टेप 1 2 3 4 5 थे, जो हमारी मेजरली रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं प्लानिंग इंजीनियर्स की। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्लानिंग इंजीनियर 6 पॉइंट पर। 6 पॉइंट दोस्तों ये जनरल पॉइंट है, इसमें कोई भी आपको कुछ फोकस होकर नहीं करना है, लेकिन आपको पता सब कुछ होना चाहिए बीइंग अ प्लानर। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसमें शुरू करता हूं, अंडरस्टैंड स्कोप ऑफ वर्क। आपको पता होना चाहिए कि आपका स्कोप ऑफ वर्क क्या है। आप या तो आप साइट पर काम कर रहे हैं या फिर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो आपको अपना स्कोप ऑफ वर्क पता होना चाहिए। सेकंड इज वैल्यू इंजीनियरिंग। दोस्तों, बीइंग अ प्लानर आपको वैल्यू इंजीनियरिंग पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। कहां से आप कंपनी का पैसा बचा सकते हो, दैट इज वैल्यू इंजीनियरिंग। तो आपको बहुत ही फोकस्ड होकर वैल्यू इंजीनियरिंग पर ध्यान देना है। थर्ड इज रेट एनालिसिस। दोस्तों, रेट एनालिसिस की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं कि रेट एनालिसिस इज द रेट रिक्वायर्ड टू डू 1 यूनिट ऑफ वर्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपने प्रोजेक्ट में 1000 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क करना है, अब मुझे उसका पैसा निकालना है, तो मैं 1000 क्यूबिक मीटर का ब्रिक वर्क करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं उसमें 1 क्यूबिक मीटर का ब्रिक वर्क निकालूंगा। ठीक है, मैंने उस काम को बहुत ही छोटे पार्ट में तोड़ दिया। तो मैंने 1 क्यूबिक मीटर का ब्रिक वर्क निकाला और जो मेरी क्वांटिटी निकल कर आएगी, जो मेरी वैल्यू निकल कर आएगी, मैंने उसको 1000 से इंटू कर दिया। तो जब मैं 1000 से इंटू कर दूंगा तो मेरा 1000 क्यूबिक मीटर का ब्रिक वर्क का पैसा निकल कर आ जाएगा। तो ये हमारा होता है रेट एनालिसिस। ठीक है, फोर्थ है हमारा कोऑर्डिनेशन विद ईच डिपार्टमेंट। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, प्लानिंग इंजीनियर एक कड़ी है जो साइट को, ऑफिस को और हर डिपार्टमेंट को एक दूसरे से जोड़ के रखती है। तो वहां पर प्रोजेक्ट टीम से, सेल्स टीम से, सीआरएम से, परचेज से, कॉस्टिंग एंड टेंडरिंग टीम से आपको सबसे फॉलोअप करना है, सबसे कोऑर्डिनेशन करना है, जिससे कि आपका काम कहीं भी कुछ भी फंसे नहीं, और फंसे तो आप वहां से उसको पकड़कर निकालकर उसको, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकें। तो आपका कोऑर्डिनेशन हर प्रोजेक्ट टीम से रहेगा, सेल्स टीम से रहेगा, सीआरएम टीम से रहेगा, परचेज, कॉस्टिंग टेंडरिंग, इसके अलावा जो भी डिपार्टमेंट होते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, कंपनी के अंदर, उन सबसे आपका कोऑर्डिनेशन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। दोस्तों देखिए, प्लानिंग वाले जो होते हैं थोड़े सॉफ्टवेयर स्किल्स में थोड़े अच्छे होते हैं कंपैरिजन टू साइट इंजीनियर्स। ठीक है, तो अगर आपकी साइट पे, आपके ऑफिस में कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा है जो सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड है और उसका इंप्लीमेंटेशन करना है, तो आप यहां पर, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इंप्लीमेंट कराना प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर आपका क्वालिटी सॉफ्टवेयर हो सकता है, मटेरियल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर हो सकता है, क्योंकि प्लानिंग इंजीनियर का की रोल यही है कि कोई भी चीज होगी इंप्लीमेंट कराना है सॉफ्टवेयर, वो उसको ने कराना है, और इसके बीच में कुछ भी फॉलोअप्स जो फंसते हैं वो सारे आपने ही करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कीपिंग कॉन्टेक्ट विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। दोस्तों, अगर आप साइड प्रेमिसेस में या फिर ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, आपको उसको हर चीज में लूप में रखना है, आपको उससे बिल्कुल कांटेक्ट में रहना है, आपको कोई भी चीज को सुपरसीड नहीं करना है। आप कहीं फंसते हैं, कुछ अचीव करते हैं, तो आप अपने प्रोजेक्ट हेड या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर को जरूर बताएं। ठीक है, तो दोस्तों ये एक प्लान होता है जो स्कोप ऑफ वर्क, वैल्यू इंजीनियरिंग, रेट एनालिसिस, कोऑर्डिनेशन विद ईच डिपार्टमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी सॉफ्टवेयर एंड कीप कांटेक्ट विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये हमारा प्लानिंग इंजीनियर्स के की रोल के अलावा
मेजर रोल्स भी होते हैं। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस टॉपिक से रोल्स एंड